बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसे कि रौरमन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आविला। आज भी हम रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आई। मतलब किसान भाई बहन मन जानकारी लेवे के आगे चलू हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में आरंभ होगी कृषि समृद्धि योजना। सब्जियों में लगने वाले कीटों का नियंत्रण करें जैविक दवाओं द्वारा। मूंगफली के दानों को आसानी से छिलकों से अलग करता है ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। कृषि समृद्धि योजना प्रमुख रूप से राज्य से सिंचाई समस्या के समाधान के लिए लागू की जा रही है। किसानों को सिंचाई के लिए 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाब से गाद हटाने के लिए और डीप बोरिंग करवाने के साथ ही और ऊर्जा के माध्यम से माइक्रोलिफ्ट इरिगेशन कृषकों को प्रदान करने के लिए कृषि समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रावधान रखा गया है। सब्जियों में फूल गोभी और बंधा गोभी अभी बहुत से किसान भाई लगा रखे होंगे। वर्तमान समय में उनमें डायमंड बैकमॉथ नामक कीट लगने की संभावना रहती है। यह कीट पिल्लू जैसे हरे रंग का होता है जो पत्ते के हरे उत्तकों को खाता है। परिणाम स्वरूप पत्तों में धब्बे हो जाते हैं या पत्तों में छेद हो जाते हैं। यही फसल के नुकसान का कारण बनते हैं। नीम या करंज द्वारा निर्मित दवाओं का इस्तेमाल से डायमंड बैकमॉथ कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। कीट का प्रकोप ज्यादा होने पर फिप्रोनिल नामक दवा का 5% का घोल बनाकर या केल्डॉन का छिड़काव करना लाभप्रद होता है। बेबी कॉर्न आजकल हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। बेबी कॉर्न की फसल काफी लाभप्रद मानी जाती है। जो किसान भाई इस समय बेबी कॉर्न लगाने के इच्छुक हैं वे इसके उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। बेबी कॉर्न के उन्नत प्रभेद में बिरसा विकास मक्का 2, HM4 बेहतर माने जाते हैं। बेबी कॉर्न के ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। बिरसा विकास मक्का 2, HM4 ये बेबी कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। बुआई के उपरांत उचित कृषि कार्यों को करके 8 से 10 क्विंटल तक बेबी कॉर्न की उपज पाई जा सकती है। साथ ही 120 क्विंटल तक पौष्टिक हरा चारा भी पाया जा सकता है। अमरूद के बागानों में इस समय फल मक्खी के प्रकोप होने की संभावना रहती है। अमरूद के पक जाने की स्थिति में फल मक्खी फलों में छेद कर उसमें अंडे दे देते हैं, जिससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। फ्रूट फ्लाई ट्रैप फल मक्खी के नियंत्रण का सबसे आसान उपाय है। यदि मक्खी का प्रकोप ज़्यादा हो तो 2 मिलीलीटर मेलाथियान दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर 7 दिन के अंतराल पर 3 बार छिड़काव करने से अमरूद की फसल से फल मक्खी का नियंत्रण किया जा सकता है। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो है ही, साथ ही इसमें काफ़ी समय लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। जोहार दर्शकों, आज हम आप पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति, जहां से हम बताने जा रहे हैं कि आज के मंडी में क्या कुछ है खास। सबसे पहले हम लेंगे दर्शकों आटा को।
आटा का औसतन दर है 3,300 रुपये प्रति क्विंटल। फिर हम आते हैं दाल की ओर। दाल में सबसे पहले हम लेंगे उड़द दाल को। उड़द दाल का औसतन दर है 11,300 रुपये प्रति क्विंटल। फिर आते हैं हम मूंग दाल की ओर, जिसका औसतन दर है 9,800 रुपये प्रति क्विंटल। दर्शकों, अब हम आते हैं तेल की ओर, सरसों तेल की ओर, जिसमें धनुष का औसतन दर है 12,000 रुपये और हाथी सरसों तेल की बात की जाए तो उसका औसतन दर है 12,300 रुपये। तो दर्शकों, आज के मंडी में यही कुछ खास था। आइए आपको वापस ले चलते स्टूडियो। जोहार। कृषि समाचार में आज इतना ही, परंतु जाते जाते आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका एवं टीके का बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिल लग। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा थी। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ 100% अन्नदाताओं तक पहुंचे। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कई जिलों के हर गांव में चलाई जा रही है पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव, ताकि कोई जरूरतमंद किसान इस योजना का लाभ लेने से छूट न जाए। इस ड्राइव में हर गांव में जिन किसानों के लिए कैंप्स लगाए जा रहे हैं, वहां पटवारी, थलथी, रेवेन्यू ऑफिसर और कृषि विभाग के अधिकारी इस ड्राइव का होंगे हिस्सा। किसान को किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें सभी गतिविधियां पूरी तरह से पेपरलेस यानी कागज रहित होंगी। इस ड्राइव में मोबाइल ऐप बड़ी मददगार बन रही है। इस ड्राइव को 2 आसान ऐप से पूरा किया जा सकता है। इन ऐप्स के इस्तेमाल में हर किसान को 2 से 3 मिनट का समय लगता है। जिस गांव में पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव चलाई जा रही है, वहां कैंप में आए किसानों की भूमि के सत्यापन के लिए पहला ऐप है फार्मर फील्ड वेरिफिकेशन मोबाइल ऐप, जिसे पटवारी डाउनलोड और ऑपरेट कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद सबसे पहले भाषा का चयन करना है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड लैंड रिकॉर्ड्स हैं। जिन किसानों को इस ड्राइव का हिस्सा होने के लिए बुलाया जाता है, उनसे उनका मोबाइल नंबर लिया जाता है और उनके आधार की स्कैनिंग होती है। लॉगिन के बाद किसान का फोन नंबर और उनका आधार विवरण मोबाइल ऐप पर रिकॉर्ड किया जाएगा। एक बार जब किसान और उनकी भूमि का अधिकारी द्वारा सत्यापन कर लिया जाएगा, तो उससे प्राप्त डेटा संबंधित किसान की सहमति के बाद पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव के अगले स्टेप यानी फार्मर कंसेंट कलेक्शन के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रक्रिया को फार्मर कंसेंट कलेक्शन मोबाइल ऐप संभव बनाएगा। इस ऐप को कृषि विभाग के प्रतिनिधियों के द्वारा डाउनलोड और ऑपरेट किया जाएगा। फार्मर कंसेंट कलेक्टर मोबाइल ऐप में राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है। ये ऐप सिर्फ इंटरनेट के साथ यानी ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। कंसेंट कलेक्शन के 2 स्टेप होंगे, आधार इनेबल्ड ई साइन और आधार इनेबल्ड ई केवाईसी। ई साइन के लिए किसानों को किसी भी कागज की जरूरत नहीं है। इसे वो इलेक्ट्रॉनिकली आधार नंबर डालकर कर सकते हैं। इसके बाद ऐप पर किसानों की सारी डिटेल्स जैसे आधार नंबर, किसान का नाम, कंसेंट स्टेटस, गांव का नाम और खाता नंबर आता है। अगले स्टेप के लिए सीक कंसेंट पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक कंसेंट फॉर्म आता है, जिसका उद्देश्य है किसानों से सहमति लेना और पीएम किसान से जुड़े किसानों का डेटा जैसे कि आधार और ई केवाईसी को केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक जगह करना। फॉर्म में लिखे विषय को अधिकारी द्वारा किसानों को सुनाया और समझाया जाता है। इसके बाद ई साइन की प्रक्रिया होती है, जहां कंसेंट इलेक्ट्रॉनिक साइन से किया जा सकता है, जिसकी वजह से अब पेपर और उस पर साइन की जरूरत ओके क्लिक करना है। फेस ऑथेंटिकेशन के समय किसानों के चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। ऐप पर ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद बारी आएगी
KYC की। किसान का नाम, पता और दिए गए फोटो में किसी भी तरह के बदलाव को PM किसान और फार्मर रजिस्ट्री में अपडेट किया जा सके, इसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन होता है। OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बाद नियम किसानों को पढ़कर समझाए जाएंगे। उसके बाद ओके क्लिक करना है। PM किसान सैचुरेशन ड्राइव की ये प्रारंभिक प्रक्रिया उन किसानों के घरों में नई उम्मीदों के बीज बोएगी जो अब तक PM किसान सम्मान निधि योजना के पात्र होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आइए फिर इस पहल का हिस्सा बने और धरती पर बोएं खुशहाली के बीज। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी जानकारी की ओर। किसान भाई बहन मन, फसल में सूक्ष्म पोषक तत्व के कमी से किसान भाई बहन मन के कितने नुकसान होएला, तो चलू आज कर जानकारी रौरम की दिवा थी जो हमरे के फीचर कर माध्यम है उकर से। जिस तरह से हर व्यक्ति को पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से फसलों को भी अपनी वृद्धि, प्रजनन और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की दरकार होती है। इन पोषक तत्वों के नहीं मिल पाने से इनकी वृद्धि रुक जाती है। यदि ये पोषक तत्व एक निश्चित समय तक ना मिले तो फसल सूख जाती है। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृषि महाविद्यालय गढ़वा में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार झा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि फसलों के लिए पोषक तत्व का होना बहुत ही आवश्यक है और इससे फसलों की बढ़वार बेहतर ढंग से होती है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इसका प्रबंधन किया जाए। तो जैसे पौधा को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 16 पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब ये मेजर न्यूट्रिएंट है। इसकी मात्रा पौधे को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। ये मिट्टी से ज़्यादा मात्रा खींचता है, तब पौधा अपना जीवन चक्र कंप्लीट करता है। लेकिन कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जैसे जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, बोरन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब पोषक तत्व को हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पौधे को बहुत कम मात्रा में होती है, कुछ ग्राम लगता है इसका, इसीलिए इसको हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। परंतु इसकी महत्ता कम नहीं है। अगर इसकी कमी होती है तो उत्पादन काफ़ी घट जाता है और ख़ासकर सब्जी फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्व की महत्वता और बढ़ जाती है, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्वों से सब्जी फसलों को ज़्यादा नुकसान होता है। अब हम बात करते हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पर जो ज़मीन है, यहाँ पर मुख्यतः बोरन, सूक्ष्म पोषक तत्व बोरन है, उसकी कमी पाई जाती है। यह 80 से 85% मिट्टी झारखंड की बोरन में कमी पाई गई है। तो जहाँ पर खास करके सब्जी उगाई जाती है, गोभी, टमाटर या गोभी वर्गीय कोई भी सब्जी, सरसों, मटर, इन सब फसलों में काफ़ी कमी मिलती है बोरन की। बोरन की कमी की लक्षण जो है कि ये जो पौधा का ऊपरी सतह होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, नया पार्ट, वहाँ पर वो सूखने लगता है और गोभी में स्पॉट आता है और भूरा स्पॉट आ जाता है, और ख़ासकर गोभी में ये झारखंड में काफ़ी बड़े पैमाने पर आता है। वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर 17 तत्वों को पौधों के लिए जरूरी बताया गया है, जिनके बिना पौधों की वृद्धि, विकास और प्रजनन आदि क्रियाएं संभव नहीं है। इनमें से मुख्य तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को पौधे अधिक मात्रा में लेते हैं। इन्हें खाद उर्वरक के रूप में देना जरूरी है। इसके अलावे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की भी आवश्यकता कम होती है। इसका उपचार काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए किसान भाई अगर सब्जी की फसल या दूसरी कोई भी दलहनी फसल लगा रहे हैं तो 10 किलो बोरैक्स प्रति एकड़ की दर से बीज रोपाई के समय में अपने खेतों में डाल दें। 10 किलो बोरैक्स एक पाउडर है, खाद,
जिसको आप अपने जब बीज लगा रहे हैं तब उपयोग करें। अगर आप खड़ी फसल में दे रहे हैं, अगर शुरू में नहीं डाल पाए, अगर लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो खड़ी फसल में दे रहे हैं तो आपको 2 से 3 ग्राम बोरन 1 लीटर पानी में घोलना है और उसमें 3 ग्राम चूना मिला करके खड़ी फसल में आप स्प्रे कर दीजिए, खासकर सब्जी की फसलों में। तो अगर स्प्रे कर देंगे 2 बार तो आपकी फसल बच जाएगी। बोरन से होता क्या है कि फसल जो हमारा फ्रूट है उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। फसल जो आप किसान भाई देखते होंगे, टमाटर का फसल बरसात के दिन में फट जाता है, गोभी फटने लगता है, और तो ये सब कारण जो है ये हमेशा कैल्शियम और बोरन ये 2 की कमी से होता है। तो यहाँ पर की मिट्टी में कैल्शियम की कमी नहीं पाई जाती है, लेकिन बोरन की कमी ज़्यादा मात्रा में मिलती है। इसीलिए किसान भाई जो भी सब्जी की खेती कर रहे हों, या हम तो आप देख रहे हैं कि धान में भी बोरन की कमी पाई जाने लगी है अब तो। इसलिए यहाँ का के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई सूक्ष्म पोषक तत्व वो बोरन है। इसके बाद हम जो सूक्ष्म पोषक तत्व जिसकी कमी मिलने लगी है वो जिंक है। जानकार कहते हैं कि इसके अलावा लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, बोरान, मालिबेडिनम, क्लोरीन और निकिल के पौधों को कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि पौधे जड़ द्वारा भूमि से पानी और पोषक तत्व, वायु से कार्बन पोषक तत्वों के कार्य, डाइऑक्साइड और सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। इन पोषक तत्वों की ज़रूरत से उनका विकास सही से हो पाता है। ऐसे में इनका प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। जिंक में क्या होता है कि जिंक तो आदमी के लिए भी काफ़ी ज़रूरत है। अगर पौधे में कमी, मिट्टी में कमी होगी तो पौधे में कमी होगी, और अनाज में कम होगा तो हम जो खाते हैं उसमें जिंक हमको कम मिलने लगा है। इसीलिए जिंक की मात्रा बढ़ने लगी है। खासकर आजकल जिंक बहुत सारे लोग बीमारी हो रही है तो जिंक सप्लीमेंट खा रहे हैं। तो इसके लिए है कि हम अगर मिट्टी में जिंक की मात्रा बढ़ा देंगे, जिंक पौधे को अगर जिंक दे देंगे तो उसमें जो उत्पाद उत्पन्न होगा उसमें जिंक की मात्रा बढ़ेगी, और हम जो खाएंगे उसमें आप रूपी हमको जिंक मिलने लगेगा। और जिंक का डेफिशिएंसी सिम्टम जो है खासकर धान के खेत में मिलता है। किसान भाई देखते होंगे कि धान के खेत में कहीं कहीं पर धान का खेत पूरा बुरा हो जाता है, एकदम बढ़ता ही नहीं है। चक में आपको एकदम छोटा छोटा दिखेगा, जिसको खैरा डिजीज करते हैं। ये धान के खेत में अब दिखने लगा है बहुत जगह पर। तो धान के खेत में अगर दिखे तो 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से आपको धान रोपाई के समय में डाल देना है, या अगर रोपाई के समय में नहीं डाल पाए तो 2 से 3 ग्राम जिंक सल्फेट का घोल, उसमें भी 2-3 ग्राम चूना मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। और जिंक का उपयोग हम अभी देख रहे हैं कि अगर हम अथी में करते हैं, खास करके पोटैटो में, आलू की खेती में हम अगर 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर डालते हैं तो इससे हम लोगों ने रिसर्च में पाया है कि इससे जो झुलसा रोग, अर्ली और लेट ब्लाइट आता है, अभी के जो किसान भाई पाला कहते हैं, उसका प्रकोप काफ़ी कम हो जाता है। इससे रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है पौधे में, और पौधे में इसका प्रकोप, ये अर्ली और लेट ब्लाइट डिजीज जो है उसका प्रकोप काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए आलू की फसल में किसान भाई को हम अनुशंसा करते हैं कि वो 10 किलो प्रति एकड़ की दर से या 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से 10 किलो प्रति एकड़ की दर से जिंक सल्फेट का उपयोग करें तो आपको आलू की फसल काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो देखो, फसल में सूक्ष्म पोषक तत्व कर कमी के कारण का हो जान गई। अब रौरेमान बेस से खेती करब है नहीं, तो चलो अपन कार्यक्रम के और आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी को। दूसर जानकारी है गेहूं फसल कर सामयिक देखभाल कर बारे में। तो किसान भाई बहन मन रौरेमान गेहूं कर खेती करीला और खूब बढ़िया करीला, मगर इकर सामयिक देखभाल कैसे करे के है, बुआई से लेके कटाई तक कर इकर पूरा जानकारी रोरम चाहिए। तो चलू हम रोरम के लेके चला थी, हमारे कर जो विशेषज्ञ साहब हैं उनका से बातचीत करवा थी। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में कृषि से संबंधित सारी जानकारियों को हम आप तक उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं गढ़वा जिला के कृषि विश्वविद्यालय में, और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं गेहूं फसलों की समसामयिक देखभाल के बारे में। नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं खेतों में गेहूं की फसल लहलहा रही है, अच्छे कंडीशन में है, और यह मौसम जो अभी जाड़े का है और जितनी ठंड पड़ रही है, जो पश्चिमी विक्षोभ
हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में बर्फबारी हो रही है और उसके कारण ठंड और पाला जिस तरह से पड़ रहा है कहीं कहीं, यह मौसम निश्चित रूप से गेहूं के लिए बढ़िया है। बाकी जैसे सरसों है या फिर आलू है उसके लिए तो अच्छी नहीं है, लेकिन गेहूं के लिए निश्चित रूप से यह अच्छा संकेत है कि गेहूं की उपज अच्छी होगी अगर मौसम आगे भी साथ देता है तो गेहूं की जो खड़ी फसल है उसकी देखभाल अब कैसे करना है किसान भाई, इसको जानना आपको ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले तो सिंचाई आता है। सिंचाई आपको जो क्राउन रूट इनिशिएशन होता है, जिसको कल्ले निकलने की अवस्था बोलते हैं, लगभग बुआई के 21 दिन के बाद आता है। उस समय बहुत ज़रूरी होता है सिंचाई। अगर एक सिंचाई है तो आपको उसी समय देना है, क्योंकि उसी से पौधों की संख्या बढ़ती है। अगर पौधों की संख्या घट जाएगी तो उपज बहुत कम हो जाता है। इसीलिए पहला सिंचाई बहुत ज़रूरी है। किसान भाई क्या करते हैं कि कभी कभी बुआई के तुरंत बाद सिंचाई कर देते हैं, नमी नहीं रहता है फिर भी बुआई कर देते हैं और उसके बाद तुरंत सिंचाई करते हैं कि उगाव हो जाए। वैसे में किसान भाई आपको हानि हो जाता है, जो नमी है ऊपर में रह जाता है और जो जड़ें हैं वो बिल्कुल ऊपर फैल जाता है, नीचे जड़ें नहीं जा पाती है। इसीलिए सिंचाई कभी भी बुआई के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। अगर नमी नहीं है तो पहले सिंचाई कर ले और तब नमी जब सही हो तब जुताई करके उसमें बुआई करें। और निश्चित रूप से पहला सिंचाई कोशिश करें कि बुआई के 21 से 25 दिन के बीच हो, यह सबसे बढ़िया होता है और इससे कल्ले ज़्यादा निकलते हैं, पौधों की संख्या बढ़ती है और उपज अच्छा मिलता है। इसके बाद अगर 2 सिंचाई आपके पास है तो पहला तो कल्ले निकलने के समय 21 दिन से 25 दिन के बीच में, और दूसरा जो है जब उसमें जो दाने बनते हैं उस समय आपको देना है। मोटा मोटी मान के चलिए अपने झारखंड में लगभग 6 सिंचाई गेहूं में दिया जाता है, क्योंकि मिट्टी आमतौर पर गहरी नहीं है और जो वाटर टेबल है काफ़ी नीचे चला जाता है। तो वैसी स्थिति में लगभग 20 से 25 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई देना पड़ेगा। अगर पहला सिंचाई आप 25 दिन पर देते हैं, 20 दिन पर देते हैं, तो दूसरा 40 दिन के आसपास देना है, तीसरा 60-70 दिन पर देना है, फिर 80-90 दिन पर, फिर 105 दिन और फिर 120 दिन। अंतिम सिंचाई किसान भाई क्या करते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, तो वह सिंचाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय पछिया हवा निकलता है और पछिया हवा में क्या होता है कि दाने सिकुड़ जाते हैं और उपज काफ़ी कम हो जाता है। तो इसलिए अंतिम सिंचाई भी आपको देना चाहिए जिस समय दाने सख्त होते हैं, तो इसका आप ध्यान रखें। और इसके बाद जो अभी का समय चल रहा है वैसे तो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन काफ़ी देर से जो किसान भाई दिसंबर के अंत में लगाए होंगे तो उसमें खरपतवार की समस्या के लिए जो बड़े हो गए हैं उसमें तो खरपतवार अगर है तो उसमें आपको अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अमूमन खरपतवार निकालने के लिए आपको या तो खुरपी से, कसिया से निकाल सकते हैं, लेकिन चूँकि छींटा मारते हैं किसान भाई तो छींटा में आप फिर खुरपी कसिया से निकालना आपको दिक्कत होती है, तो उसके लिए खरपतवार नाशी का व्यवहार आप कर सकते हैं। और इसमें 2 खरपतवार नाशी है जो प्रथम सिंचाई के बाद जो पैर चलने लायक हो जाता है, धसे नहीं खेत में, उस समय आप करना है। यानी कि अगर 25 दिन पर अगर सिंचाई करते हैं पहला सिंचाई, तो आपको लगभग 30 दिन, 31 दिन, 32 दिन में यह अवस्था आता है। तो 30 से 35 दिन के बीच में आपको खरपतवार नाशी का, बुआई के 30 से 35 दिन के बीच में जो खरपतवार नाशी है उसका व्यवहार करना है। और खरपतवार नाशी का नाम है बूटा 2,4-D और दूसरा है सल्फोसल्फ्यूरॉन। सल्फोसल्फ्यूरॉन 10 ग्राम 1 एकड़ के लिए लेना है आपको, और 200 ग्राम 2,4-D लेना है, और दोनों को एक साथ घोल लेना है। आमतौर पर जो खरपतवार नाशी व्यवहार करते हैं किसान भाई उसमें पानी कम मिलाते हैं, क्योंकि इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे करते हैं आप लोग उसमें भी कम पानी मिलाते हैं। तो वही आदत आपको खरपतवार नाशी के लिए, तो खरपतवार नाशी में पानी कम नहीं मिलाना है। 1 एकड़ में आपको 300 लीटर पानी डालना है, और उसके लिए फ्लैट फैन नोजल आता है, उसमें पानी ज़्यादा निकलता है। जब भी आप खरपतवार नाशी का व्यवहार करें तो फ्लैट फैन नोजल खरीद लें। जहाँ इंसेक्टिसाइड लेते हैं या जो वीडीसाइड खरपतवार नाशी जो खरीद रहे हैं वही दुकानदार आपको फ्लैट फैन नोजल दे देगा, और उसमें ज़्यादा पानी निकलता है, और एक ही बार में आपको 1 एकड़ में 300 लीटर पानी निकल जाएगा। नहीं तो आपको 2 बार 3 बार छिड़काव करना पड़ेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा और वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए आपको खरपतवार नाशी 200 ग्राम
2,4-D और 10 ग्राम सल्फोसल्फिरॉन को 300 लीटर पानी में घोल के और 1 एकड़ में बुआई के लगभग 30 से 35 दिन के बीच में आपको छिड़काव करना है पहले सिंचाई के बाद। तो निश्चित रूप से तमाम तरह के जो खरपतवार आपके खेत में हैं वो समाप्त हो जाएंगे और आपका फसल अच्छा होगा। तो देखो किसान भाई बहन मन, आज रोरमन के सूक्ष्म पोषक तत्व कर बारे पता लगलक और गेहूं कर सामयिक देखभाल कर बारे पता लगलक है नहीं। तो से ले तो रोरमन के कहिला कि अगर रोटिन कोई जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो रोरेमन आज मनोज वर्मा के इजाज़त देव माँ के लिए दिना और यह बेरा नवा जानकारी साथ और उपस्थित हुआ। तब तक नमस्कार, जोहार। प्यारा सा ये दर्शन कृषि 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 दर्शन।